वीडियो की शुरुआत होती है जिन से, जो अपनी ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा होता है। मुरांग उसे देखते हुए मन में कहता है, हर गुजरते दिन के साथ इस स्वॉर्ड की नोक में सुधार हो रहा है। बस कुछ ही चीजें बची हैं जो मैं अब इसे सिखा सकता हूँ। वेल, हमें स्वॉर्ड का अपना रास्ता ढूंढने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जिन शांति से खड़ा होता है और सांस लेते हुए अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है। मुरांग कहता है वो किसी बात पर गहराई से सोच रहा होगा और जाते हुए पीछे मुड़ के कहता है वो याद नहीं रहा, क्योंकि अब उसके सेंसेस सच में परसेप्टिव होनी चाहिए, इसलिए मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगा। तभी जिन आगे बढ़ के एक टेक्निक को यूज करता है जिसे देखकर मुरांग शॉक हो जाता है। जिन बीच में रुक जाता है और मन में कहता है मुझे लगता है ये सही था। तभी मुरांग भागते हुए उसके पास आ जाता है और जिन हैरान हो जाता है और मुरांग से कहता है कि आप इन दोनों अच्छा कर रहे हैं। तभी मुरांग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ थे? मेरा मतलब तुमने वो स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से सीखी? मुरांग को इस तरह बोलते हुए देख जिन कुछ कह नहीं पाता और घुटने पे आते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और मन में कहता है, मैं बस सर वुन द्वारा सिखाई गई स्वॉर्डमैनशिप की नकल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे दादाजी से देख लेंगे। मुरांग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पूछा कि तुमने किससे सीखा? और मन में कहता है, जब एक मार्शल परिवार का कोई इंसान दूसरे से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता है तो इसे परिवार को धोखा देने जैसा माना जाता है। ये देखकर कि वो कितना पागल है, मुझे लगता है कि मुझे बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। जिन कहता है, मैंने इसे सरवून से सीखा जो कुछ दिन पहले इस रेजिडेंस में रह रहे थे। और मुरांग थोड़ा हैरान होते हुए बोल रहा होता है, सरवून? क्या तुमने अभी कहा कि वो इस रेजिडेंस में रह रहा था? जिन कहता है, हाँ। सरवून खुद को स्कॉलर कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में। मुरांग मन में कहता है, जरा सोचो, विजिटरों में से एक स्कॉलर था जिस आदमी का नाम जिन ने सजेस्ट किया, वो वून हयुन था। और कहता है, वो अभी कहाँ है? जिन कहता है, वो अभी दोपहर में चला गया। मुरांग पूछता है, वो कहाँ गया? जिन कहता है, मैं उसे कैफेंग सिटी तक ले गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उसके आगे कहाँ गया। तभी मुरांग चिल्लाता है, क्या? और मन में कहता है, अगर वो कैफेंग गया तो उसका पता लगाना मुश्किल होगा और कुछ दिन पहले ही गुजर चुके हैं। और चिल्लाते हुए बोलता है, जनरल मैनेजर को बुलाओ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जिन चिल्लाते हुए कहता है, सभी अपराधों के लिए मुझे सजा दो। उसने जो कुछ किया वो बस एक बार मुझे अपनी स्वॉर्ड चलाने की कला दिखाना था। मुरांग उसे एक पल देखता है और फिर आहें भरते हुए कहता है, जिन खड़े हो जाओ, ऐसा लगता है कि तुमने गलत समझ लिया। मैं जिस वजह से उसे ढूंढ रहा हूँ उसका मतलब उसे आरोप लगाना नहीं है। जिन इसे सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और मुरांग बस हम करके खड़ा होता है। तभी जिन उससे पूछता है, दादाजी वो आदमी कौन है? मुरांग उससे कहता है, वो हो सकता है। और मन में कहता है, क्या वो अजूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर है? नहीं, उसकी उम्र और अतीत मुझे ऐसा मानने के लिए परेशान कर रहा है। और जिनसे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी का डिसाइपल है या परिचित जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जिन पूछता है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मुरांग कहता है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे सामने कोई ऐसा आदमी है। फिर से मन में सोचता है, हमने इसके अलावा उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। हो सकता है कि हमारी फैमिली के बारे में उसकी पहली धारणा खराब हो। जिन भी अपने मन में सोचता है, मैंने अपने दादाजी को इस तरह रिएक्शन देते हुए कभी नहीं देखा। सरवुन वास्तव में कौन है? मुरांग कहता है, जिन खड़े हो जाओ और चलो, कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी जानना है। और राइटर बताता है, उस दिन मुरांग फैमिली ने एमसी को ढूंढना शुरू कर दिया। डेनचुन मुरांग ने खुद से डिसाइपलों के साथ कैफेंग शहर के चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें यह पता चला कि कैफेंग शहर में एक दिन रुकने के बाद वो जल्दी ही सुबह निकल गए। आखिर में जिन मुरांग ने कहा कि वो वापस आएंगे क्योंकि उन्होंने वादा किया है। डेनचुन मुरांग को डिसाइपल ऑफ अजूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर की तलाश छोड़नी पड़ी। सीन शिफ्ट होता है रास्ते पे जहाँ एमसी चल रहा होता है। एमसी परेशान होते हुए कहते हैं, वो जगह कहाँ है? क्या यह हैंगजाओ जाने का सही रास्ता है? मैंने कैफेंग से हैंगजाओ और सूजों का दौरा किया और यंगताजी नजिल से डोंगटिंग झील तक गया और उस जगह के पास इल चोंगयुन हयुन के रेजिडेंस से गुजरा। मेरा ओरिजिनल प्लान गुआंगजाओ के लिए झांगजियाजी के जरिए से मार्ग का इस्तेमाल करने का था, जो एक से ज्यादा फेमस है। लेकिन क्या ये इतना बोरिंग माना जाता है? मैंने सुना है कि एक गाड़ी है जो हर रोज यहाँ के पास के इस गाँव से सीधे हंगजाओ की ओर जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसे पहले ही भूल चुका हूँ? और परेशान होते हुए कहता है, या मैं खो गया हूँ। और इधर उधर देखते हुए कहता है, ये शांत है इसलिए मुझे पसंद है। क्या मुझे यात्रा के हिस्से के रूप में इसका मजा लेना चाहिए? और आगे चलने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और मन में सोचता है, ये अजीब सेंसेशन क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। रुकते हुए कहता है, ये सड़क उन सड़कों से बिल्कुल अलग नहीं लगती जिन पर मैं पहले गया था। इस सड़क पर आगे न बढ़ पाने का एक ऐसा एहसास है। क्या मैं ट्रेनिंग ना लेने के कारण से आलसी हो गया हूँ? तभी उसे फिर से कुछ महसूस होता है और वो चिल्ला के कहता है, वहाँ कौन था? तभी हम देखते हैं 4 बैंडिट्स को जो एमसी को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक बैंडिट कहता है, डैम इट, ये बस एक बैड लक है, इसे एक गरीब दिखने वाला स्कॉलर क्यों बनना पड़ा? और दूसरा वाला बैंडिट कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हमें कहीं और जाना चाहिए। तभी दूसरा बैंडिट हंसते हुए कहता है, अरे स्कॉलर, वो बैग हमें दे दो और भाग जाओ, जबकि हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तभी उसके पास वाला बैंडिट कहता है, मैंने कहा था कि हमें उसके जेब की तलाशी लेनी होगी। ये स्कॉलर अपने पैसों का बैग अपने पैरों के बीच छुपा कर रखते हैं। एक बैंडिट तो अपने तलवार दिखाते हुए कहता है, तुमने सुना? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बैग नीचे रख देना चाहिए और थोड़ी देर खड़े रहना चाहिए। और हमसे चिल्लाते हुए कहता है, दिन के बीच में ये क्या है? क्या आप कानून से नहीं डरते?
इसे सुनकर बैंडिट का माथा लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कानून, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, बकवास बंद कर और वो थैला हमें दे दे। एमसी थैले को पकड़ते हुए कहता है, नहीं। दूसरा बैंडिट कहता है, ये महान स्कॉलर जरूरी हमें नीची नजरों से देख रहा है क्योंकि वो कुछ शब्द पढ़ सकता है। और पहले वाला बैंडिट सर पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ वो ऐसा कर सकता है, और डरावने तरीके से तलवार को चाटते हुए कहता है, लेकिन क्या वो इस तलवार को भी कुछ समझेगा। उसी टाइम एमसी वहां से भाग लेता है और वो बस तलवार को चाटते हुए रह जाता है। और दूसरे बैंडिट कहते हैं, बकवास, वो भाग रहा है। और सभी बैंडिट चिल्लाने लगते हैं, जल्दी उसे पकड़ो, धिक्कार है। तो दूसरा बैंडिट कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि पीछे से रास्ता बंद करना होगा, बकवास तुम क्या कर रहे हो, जाओ उसे ले आओ। एमसी बहुत तेज भाग रहा होता है और पीछे से बैंडिट कहता है, अरे कमीने रुक। एमसी मन में सोचता है, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, अगर मुझे लूट लिया गया तो मुझे नहीं पता कि मैं इल्चिन का सामना कैसे करूंगा। पीछे से बैंडिट चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे अरे रुक जा, अगर हमने तुझे पकड़ लिया तो हम तुझे मार देंगे। ये एक स्कॉलर इतना तेज क्यों है। एमसी मन में कहता है, शिट, मैं इतनी देर से नहीं दौड़ा, लेकिन मेरी सांसें फूल चुकी हैं, मेरे पैर भी थक चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, भले ही मैंने 2 घंटे तक ट्रेनिंग ली हो। शायद मैं अपने सांसों पर काबू खो गया था क्योंकि मैं चौंक गया था। तभी एक बैंडिट एमसी के ठीक पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन एमसी उससे बच जाता है और लुढ़कते हुए नदी के पास आ जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। सारे बैंडिट थक चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम कमीने, तुमने हमें भागने पर मजबूर कर दिया, हम बस करने जा रहे थे, चलो तुम जाओ। लेकिन सभी हाफ रहे होते हैं। तभी हमसे चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें मेरे पास के सारे चांदी के सिक्के दे दूंगा, लेकिन मेरा बैग मत लेना, ये मेरे ह्यूनिम की मेमोरी है जिसका निधन हो चुका है, ये तुम्हारे लिए बेकार है। एक बैंडिट कहता है, यादगार। दूसरा बैंडिट कहता है, भले ही हम लुटेरे हैं, क्या मिमेंटो को लूटना बहुत ज्यादा नहीं है। एक बैंडिट एमसी से कहता है, लेकिन तुम्हें पता है, लेकिन एमसी को समझ नहीं आता, क्या कोई कारण है कि हमें तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों सुननी चाहिए। दूसरा बैंडिट गुस्से में थूकते हुए कहता है, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो कमीने। तभी दूसरा बैंडिट गुस्से में लकड़ी के डंडे को उठाते हुए कहता है, मैं इसे धीरे से करूंगा, तो बस शांति से बैठे रहिए श्रीमान स्कॉलर। वो लकड़ी के हथियार से एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन एमसी उससे डॉज कर लेता है। बैंडिट एमसी को इस तरह डॉज करते हुए देख के हैरान होता है। वो गाइल देते हुए एमसी के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन एमसी बच जाता है। फिर से एमसी को डॉज करता हुआ देख बैंडिट का गुस्से में सर लाल हो जाता है। एमसी परेशान होता है, कहता है, नहीं ये। तभी सारे बैंडिट एमसी को घेर लेते हैं और एक बैंडिट दूसरे बैंडिट से कहता है, अरे तुम सन ऑफ बिच, क्या तुम एक चीज को भी नहीं मार सकते, तुम्हारा बड़ा शरीर बेकार है कमीने। पीछे वाला बैंडिट कहता है, यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें उसे शामिल नहीं करना चाहिए ह्यूनिम। इन सब की बातें सुनकर इस बैंडिट को इतना गुस्सा आता है कि वो ठान लेता है कि वो एमसी का सर फोड़ेगा। वो एमसी के ऊपर हमला करने वाला होता है। एमसी उसे देख के मन में कहता है, ओ नहीं, उसने बस क्लब पर दबाव डाला है। इस तरह का एक जबरदस्त हमला चकमा देना बहुत आसान है। और एमसी फिर से उसके हमले से बच जाता है और वो क्लब वाला बैंडिट नीचे गिर जाता है और एक बैंडिट आवाज लगाता है और सभी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। सभी बैंडिट एमसी को घेर लेते हैं और एमसी मन में कहता है, ये बुरा है, क्या मुझे उन्हें 1-2 बार अपने ऊपर हमला करने देना चाहिए। तभी एक सामने से हमला कर रहा होता है, एमसी उसे बच जाता है और पीछे से एक और आ जाता है, एमसी उससे भी बच जाता है। एमसी उनसे बचते हुए मन में कहता है, शिट, वो दोनों एक ही समय पर मेरे पैरों पर हमला कर रहे हैं। और एमसी अपने हाथों को देखते हुए कहता है, कम से कम मेरे पास एक लकड़ी की स्वॉर्ड होनी चाहिए थी। तभी उन 2 बैंडिट का हमला एमसी के पैरों पर लग जाता है और एमसी नीचे गिर जाता है। और बैंडिट्स कहते हैं, कमीने, जब हम अच्छा व्यवहार कर रहे थे तो तुम्हें हमारी बात अच्छी तरह से सुन लेनी चाहिए थी। दूसरा बैंडिट कहता है, सचमुच ये स्कॉलर किसी और की नहीं सुनते। एक बैंडिट एमसी को मारने जा रहा होता है, दूसरा उसे रोकता है। तो वो बैंडिट बोलता है, ह्यूनिम, आज मुझे मत रोको, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, वो मुझे कम से कम एक बार भी मारने नहीं देगा। जो बैंडिट उसे रोक रहा होता है वो कहता है, तुम पहले रुको, मैं जा रहा हूँ पहले। और वो एमसी की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें आधा ही मारूंगा, तो ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। एमसी अपने पैर को पकड़ते हुए मन में कहता है, थोड़ा और करीब, भले ही मेरे पास असली अनुभव नहीं है, फिर भी मैंने काफी कुछ सीख लिया है। अगर ये हमला कामयाब होता है तो मैं उसकी स्वॉर्ड ले सकता हूँ और इस सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकता हूँ। और वो बैंडिट एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है और एमसी कहता है, अभी। एमसी उसके हाथ से तलवार छीनने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो नीचे झुक जाता है। और हम देखते हैं कि बैंडिट के हाथ में कुछ लग जाता है और उसका तलवार दूर जाके गिरता है। बैंडिट नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और एमसी भी इसे देख रहा होता है। एक बैंडिट कहता है, ये क्या था। और दूसरा बैंडिट एमसी की ओर उंगली करते हुए कहता है, ये तुमने किया। और एमसी कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया। और एमसी मन में कहता है, वो क्या था, वो कौन सी शार्प एनर्जी थी जो उस आदमी की ओर बढ़ी। और तभी देखते हैं कोई स्पीड से जाते हुए इन सभी बैंडिट के हाथ से हथियार गिरा देता है और उसके बाद वो एमसी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और एमसी को ही देख रहा होता है। और फिर आदमी एकदम से कहीं निकल जाता है और एमसी उसे देखते ही कहता है, अभी इसे रोको। तभी हम देखते हैं वो आदमी एक बैंडिट का सर काटने वाला होता है कि एमसी की आवाज से रुक जाता है। इसे देखकर तो वो बैंडिट अपने ही पैंट पे मुंह देता है। एमसी कहता है, ये काफी है, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ, लेकिन प्लीज उन्हें मत मारो। वो आदमी एमसी को गुस्से की नजर से देख रहा होता है। तभी कोई पीछे से बोलता है, रुक जाओ। इतना सुनते ही वो आदमी वहां से निकल जाता है और सब उसको देख रहे होते हैं और वो आदमी जाकर सीधा घोड़ा गाड़ी के सामने रुक जाता है। 2 बैंडिट डरते हुए कहते हैं, हे भगवान, वो आदमी बस उड़ गया। और एमसी मन में कहता है, मैंने अक्सर इंपीरियल गार्ड्स को ऐसे छलांगे लगाते हुए देखा है। तभी गड्डी में से कोई बोलता है, क्या तुम इंजर्ड हुए थे। एमसी अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि वो वापस नहीं लड़ेंगे, तो हम उन्हें जाने क्यों ना दे। वो आदमी अभी भी एमसी की ओर देख रहा होता है। तभी दोबारा गड्डी में से आवाज आती है, दूर जाओ, अगर हम कभी फिर दोबारा मिले तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसे सुनते ही एमसी बैंडिट्स को कहता है, जल्दी करो और जाओ। और वो बैंडिट वहां से भाग लेते हैं और एमसी उस गड्डी के पास आके बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस गड्डी का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आते हुए कहता है, नो प्रॉब्लम।
मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। और एमसी जैसे ही उसे देखता है उसके दिल में गिटार बज जाता है। तभी वो कहते हैं ऐसा लगता है आप स्कॉलर हैं, आप ऐसे रिमोटेड प्लेस पर क्या कर रहे हैं। एमसी मन में कह रहा होता है खूबसूरत लड़की क्या ये सफेद कपड़े की वजह से है, वो बर्फ पर खिले बर्फ की फूल की तरह दिखती है। गार्ड उसे घूर रहा होता है तो एमसी घबराते हुए कहता है कुछ भी नहीं, मैं हंगजाओ की ओर जा रहा था लेकिन रास्ता भूल गया। वो कहती है हंगजाओ, ये कोइंसिडेंस है, दरअसल हम भी हंगजाओ की ओर जा रहे थे। लेकिन तभी मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने कहा कि आप खो गए हैं। डैम, इसे देखकर एमसी फिर शर्माने लगता है और कहता है क्या हाँ। फिर वो सब गाड़ी के अंदर बैठ के हंगजाओ की ओर जा रहे होते हैं और एमसी कहता है मेरा नाम वू नहीं है, इस तरह हंगामा मचाने के लिए माफ करना। तभी वो कहती है बुरा मत मानना, हमारी मंजिल एक ही है और हम खोए हुए हैं। और वो चाय पीने लगती है और एमसी मन में कहता है क्या वो चलती गाड़ी के अंदर चाय पी रही है। गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है लेकिन मुझे कुछ झटका महसूस क्यों नहीं हो रहा है। वैसे भी मैंने अपना नाम उन्हें बताया लेकिन वो अपना नाम क्यों नहीं बता रही है। क्या कोई कारण है जिसकी वजह से वो अपना नाम मुझे नहीं बता सकती, और ये आदमी मुझे इस तरह क्यों घूरता रहता है। और वो कहते हैं इस जगह का पानी काफी खराब है। और एमसी कहता है इस जगह ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूर जगह से आए हो, क्या ये आपके लिए ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। और वो गार्ड एमसी को और गंदी तरह घूरने लगता है और एमसी मन में कहता है क्या मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। वो कहती है हम उत्तरी सागर से आए हैं। एमसी को कुछ पता नहीं होता तो एमसी कहता है उत्तरी सागर से, क्या आपका मतलब है। तो वो कहते हैं नॉर्थ सी आइस पैलेस। एमसी कहता है मैंने इसके बारे में एक बार सुना है लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि ये बहुत ठंडी जगह है। तो वो कहती है लेकिन ये इतना भी ठंडा नहीं है कि घास ना उग सके। ये इस जगह जितना गर्म नहीं है लेकिन गर्मियों के दौरान ये काफी गर्म रहता है। एमसी कहता है ओ तो कैसा है। फिर दोनों थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। फिर एमसी कहता है एक्सक्यूज मी। फिर वो कहती है हाँ बोलो। फिर एमसी इशारा करते हुए कहता है इस कुछ समय पहले इस आदमी ने मेरी मदद की थी लेकिन मैंने इसे ठीक से थैंक यू नहीं बोला। तो वो कहती है आइस घोष। और इतने टाइम में अब जाके बॉडीगार्ड कहता है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर एमसी अपना सर घुमा लेता है तो वो पूछती है क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। दरअसल जब मैं स्कॉलर के रूप में काम कर रहा था तो मुझे मार्शल आर्ट भी सीखने का मौका मिला। वो कहती है मार्शल आर्ट। तो एमसी हंसते हुए कहते हैं लेकिन मैंने देखा है कि उनकी स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक बिल्कुल अनोखी थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या उस तलवारबाजी को दोबारा देखना ठीक रहेगा। तभी वो एमसी को रोक के कहती है आइस घोस्ट। तभी अपनी स्वॉर्ड निकालता है जब वो लाइफ और डेथ की सिचुएशन में हो। मुझे लगता है कि इस बारे में बात जारी ना रखना ही बेहतर होगा। और आइस घोस्ट एमसी को बहुत गंदी तरह घूर रहा होता है और एमसी मन में कहता है मैं किसी तरह जानता था कि ऐसा ही होगा। और वो लड़की कहती है वैसे भी आप एक स्कॉलर थे है ना। और एमसी कहता है हाँ। फिर वो गाड़ी रोक के एक जगह पहुंचते हैं। एमसी कहता है ये एक क्वाइट प्लेस है और एमसी मन में कहता है ये एक कंट्री साइड विलेज के लिए बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि उनके पास बड़े महल तक जाने के लिए स्क्वाड सर्विस भी होगी। एमसी फिर कहता है मुझे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, दरअसल आपके शब्दों से हमें बहुत मदद मिली। एमसी थोड़ा शर्माते हुए कहता है ये शर्मनाक है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। और मन में सोचता है वैसे भी आखिरकार मुझे उसका नाम नहीं मिल पाया। मुझे यकीन है कि आइस घोष भी असली निकनेम नहीं है, हमारे पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इसलिए अगर हम एक साथ रहना जारी रखेंगे तो मुझे लगता है एक समय होगा। एमसी कहता है तो फिर मैं अब चला जाऊंगा। एमसी जाने लगता है तो वो लड़की पीछे से आवाज लगाती है तो एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो वो मुस्कुरा रही होती है। एमसी मन में सोचता है मुझे इतनी बैड फीलिंग क्यों आ रही है। और एमसी बोलता है ये क्या है। तो वो कहती है दरअसल हमें मुरीम अलायंस द्वारा इन्वाइट किया गया है, इसलिए हम मार्शल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हंगजाओ जा रहे थे, लेकिन ये जगह हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। अगर आपको ठीक लगता है तो हम आपसे मदद मांगना चाहते हैं, क्या ये ठीक है। एमसी शॉक होकर मन में कहता है मुरीम अलायंस, वो सिर्फ मदद मांग रहे हैं क्योंकि वो इस जगह के लिए अजनबी है। मैं इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद को एक जाल में फंसने दे रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है अगर आप हमारे मदद करने का फैसला लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आइस घोष आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। हम जर्नी पर है लेकिन अभी भी हमारे पास पूरे चांदी के सिक्के हैं। एमसी बस उसे हैरान होकर देख रहा होता है। तो वो कहते हैं मुझसे कोई गलती हो गई क्या। पूरा मुआवजा ना देना नॉर्थ सी में अपमान माना जाता है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। एमसी मन में कहता है क्या उसने सोचा कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण झिझक रहा हूँ, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अलग है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें ट्रैवल करने में मुश्किल क्यों हो रही है। एमसी उससे कहता है तो ऐसा है, इस जगह पर पहले मुआवजे के बारे में बात करना रूड मानते हैं। वो कहते हैं ओ क्या ऐसा है। एमसी मन में कहता है क्योंकि मैंने उसे इस तरह की सलाह दी है, मैं रिक्वेस्ट को मना करने का फैसला नहीं ले सकता। खैर मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। एमसी उससे कहता है अच्छा तब दूर से किसी इंसान के रिक्वेस्ट को मना करना भी रूड होगा। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं शुक्रिया, आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एमसी उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख और दीवाना बन जाता है। आइस घुस का काम है बीच में घुसना, इसलिए वो एमसी को खांसते हुए इशारा कर रहा होता है। तो एमसी भी मुंह घुमाते हुए कहते हैं ओ ठीक है ठीक है। तो वो लड़की कहते हैं एक बार फिर मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, ये आदमी आइस घोस्ट है जो मुझे बचाता है। और ये फाइनली बताती है कि ये आइस पैलेस की यंग लेडी है। और एमसी थोड़ा ब्लश करते हुए कहते हैं यंग लेडी। तो वो कहती है नॉर्थ सी आइस पैलेस में बहुत सारी यंग लेडी है, क्योंकि मैं उनमें से एक हूं, इसलिए आप मेरे साथ आराम से व्यवहार कर सकते हैं। और पीछे आइस घोस्ट एमसी को गुस्से में देख रहा होता है, वैसे भी आप नॉर्थ सी से नहीं आए हैं। एमसी कहता है क्या ऐसा है। एमसी आइस घोस्ट को देखते हुए मन में कहता है यंग लेडी, तो यही कारण है, उसके लिए वो उसकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। तो वो गाड़ी में जाते हुए कहते हैं मैं इसका इंतजार कर रही हूँ स्कॉलर, चलो गाड़ी पर वापस चले। एमसी कहता है ओ ठीक है, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे बैंडिट्स पर जो चिल्ला के कहते हैं, पीछे वाला बैंडिट कहता है तुम कमीने,
लीडर कहता है उनको रोको, मैंने कहा उनको रोको। फिर हम आइस घोस्ट को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है और वो एक पल में ही गायब हो जाता है और सबको काटने लगता है। फिर एमसी को दिखाते हैं जो कह रहा होता है, उन्होंने कहा कि जब स्वॉर्ड खींची जाती है तो इंसान को मरना ही चाहिए। मुझे शुक्रिया, आप मरेंगे नहीं, थैंकफुल रहिए, भले ही आप गाड़ी लूटने वाले बैंडिट्स का झुंड हो। और फिर बैंडिट्स को दिखाते हैं, उनका लीडर कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हैं, जाओ। एमसी उन्हें देखते हुए कहता है मेरा सुझाव है कि जल्दी से भाग जाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बेकार स्किल के साथ बैंडिट बन गए। और ये बात वो आदमी कह रहा है जिसे लगभग डाकू ने लूट ही लिया था। और फिर दिखाते हैं बैंडिट गिर गया होता है और उसके सामने आइस घोस्ट खड़ा होता है। आइस घोस्ट उसे गुस्से से देख रहा होता है तो उस बैंडिट की रूह कांप जाती है। वो उसे जान से मारने जा रहा होता है कि तभी एमसी चिल्लाता है आइस घोस्ट इतना काफी है। आइस घोस्ट गुस्से से पीछे देखता है। एमसी कहता है इससे पहले और भी डाकू आए, चलो चले। तो वो कहता है मुझे नंबर से डर नहीं लगता। तो एमसी कहता है मुझे पता है। एमसी हंसते हुए कहता है लेकिन हम हमारे प्लान पे देरी नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं? आइस घोस्ट कुछ कहता नहीं और फिर तलवार रख लेता है। फिर वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी के बैंडिट्स को पार करते हुए बहुत तेज निकल जाती है आगे। एमसी थोड़ी राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है वो लोग घायल डाकू की देखभाल करेंगे तो सब ठीक रहेगा। और लिखते हुए कहता है आज मैंने आइस घोस्ट की स्वॉर्ड स्टैंस देखी, कुछ नया रिकॉर्ड करना सच में एक आराम की बात है। वैसे ऐसा लगता है कि हम जिस भी सड़क पे जाते हैं वहाँ डाकू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी बड़ी और फैंसी है ना? अंदर दिखाते हैं आइस घोस्ट कह रहा होता है यंग लेडी कहते हैं ये क्या है? तो वो सर हिलाते हुए कहता है उस आदमी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम वुन हयुन है, मुझे उस आदमी के बारे में अच्छा नहीं लग रहा। यंग लेडी कहते हैं क्या इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें किसी को मारने से रोका? तो वो सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ, उसे ठीक ठीक पता था कि कब मैं जानलेवा हमला करने वाला हूँ, यहाँ तक कि पिछली बार और कुछ समय पहले भी। ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यंग लेडी कहते हैं लेकिन ये मान लेना मुश्किल है कि वो सिर्फ स्कॉलर होने का दिखावा कर रहा है। वो थोड़ा अलग है लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक स्कॉलर है और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमें गाइड कर सके। ये वो जगह है जो लिटरेचर और आर्ट्स को ज्यादा महत्व देता है, सिर्फ मार्शल आर्ट से भी ज्यादा। रेपुटेशन और कंडक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी है। आइस घोस्ट कहता है कि आप उसे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में ले जाने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। यंग लेडी कहते हैं कि यही कारण नहीं है कि मैंने उसे काम पर रखा, ये किस्मत थी कि हमारे रास्ते में उसके साथ मुलाकात हो गई। इसके अलावा वो एक स्कॉलर है, हमारे लिए अच्छा है, फिर भी वो सही रास्ता ढूंढने में पूरी तरह बेकार है। वैसे भी मैं ही उसकी देखभाल करूंगी। आइस घोस्ट कहता है हाँ मिस। तो वो कहती है स्नो शैडो स्क्वाड कैसा काम कर रहा है? आइस घोस्ट कहता है वो काफी दूर से हमारा पीछा कर रहा है, जैसे ही आप उन्हें ऑर्डर देंगे वैसे ही वो दूर चले जाएंगे। यंग लेडी कहती है उन सभी को बताओ कि स्कॉलर वू ने हमें क्या बताया, हमें एक पल के लिए भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दूसरों के इलाके में हैं। आइस घोस्ट कहता है हाँ मिस। यंग लेडी कहते हैं मुझे लगता है कि हम करीब आ रहे हैं मुरिम एलायंस का हेडक्वार्टर, जहाँ ड्रैगन और फिनिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।